बच्चे हैं जिसको कहीं पे भी बुला दो बस पहुंचना ही है उन्हें। चलो जी, तो हमारा जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, फिर आज वो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ उनकी अभी रिकॉर्डिंग चला देंगे ऑडिट की क्लास के बाद। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग। जो मर्जी लिख लो, ये मॉड्यूल 2 में है, चैप्टर मॉड्यूल 2 का है ये। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं रितेश को बता देता हूँ कि सब्जेक्ट में है क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि हम यहाँ पर पैसे की मैनेजमेंट देखनी है हमें। ठीक है, कि हमने अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है, कि जो भी बिजनेस में पैसा आ रहा है हम उसका क्या करें। हम उसका कोई एसेट खरीद लें, ठीक है, अगर एसेट खरीदना है कितने का आएगा, पहली चीज़। फिर वो अगर हमने कहा 50 लाख का एसेट खरीदना है, फिर हमें देखना है कि वो 50 लाख हमने अरेंज कैसे करना है। ठीक है, कि 50 लाख कहाँ से लेंगे, हम किसी डेट से लेंगे, ठीक है, हम लोन लेंगे बैंक से, या हम अपनी पॉकेट से पैसा लगाएंगे। फिर पैसा आ गया, बिजनेस चल पड़ा, प्रॉफिट्स कमाने स्टार्ट किए, तो उन प्रॉफिट्स का क्या करना है हमें। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक है एफएम का, कि हम पढ़ते क्या है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने बेसिक किया है, पिछले चैप्टर्स किए हैं, नहीं किए हैं, चैप्टर समझ में आ जाएगा। राइट, चलो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट है, ठीक है, बट कोशिश करेंगे इसको जितना इजी हम लोग बना सके। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आएगा बेसिक्स। कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज हमारे पास ये आएगा। सेकंड हमारे पास आएंगी टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। जिसमें हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं, जैसे कि एआरआर आएगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, फिर आएगा पे बैक पीरियड, फिर आएगा हमारे पास डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, देन इट विल बी एनपीवी, आईआरआर, पीआई, एमआईआरआर। और थर्ड टॉपिक हमारे पास आएगा कैपिटल राशनिंग। बस इतना सही कवर करना है इस चैप्टर में। इतना कवर किया तो चैप्टर खत्म। ठीक है, बट इसमें जो टेक्निक्स हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज्यादा टाइम इसी में ही लगना है हमें। कैपिटल राशनिंग छोटा सा टॉपिक है, बहुत कुछ नहीं है उसमें, तो सबसे ज्यादा टाइम हम लोग टेक्निक्स पर ही लगाएंगे। क्लियर है? लिख लिया सबने? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक्स के साथ। बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब इसमें क्या है कि जब हमने पहला लेक्चर किया था तो उसमें मैंने आपको बताए थे 3 डिसीजंस होते हैं। कौन कौन से थे? तो हमारे पास एफएम में 3 डिसीजन लेने होते हैं हमें। पहला डिसीजन है जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें क्या बताता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें यह बताता है कि पैसा लगाना कहां पर है, कौन से एसेट में पैसा लगाना है, राइट? तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे। जब हमने डिसाइड कर लिया कि कहां पर इन्वेस्ट करना है, फिर हमने देखना है कि कहां से पैसा आएगा, तो जिसको हमने बोला फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा आने का मतलब क्या, कि हम बैंक से लोन लेंगे या अपनी पॉकेट से पैसा लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और तीसरा आया हमारे पास कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रॉफिट्स कमाने स्टार्ट कर लिए, तो उसका करना क्या है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की तरह बांट देना है या फिर बिजनेस में रिटेन करना है उसको। तो तीसरा हमारे पास आता है डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है? तो 3 डिसीजंस थे। अब ये बताओ, अब ये कैपिटल बजटिंग किस डिसीजन से रिलेट करेगा? ये डील करेंगे हम लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। तो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर हमें किस चीज में हेल्प करेगा, कि अगर हमने पैसा लगाना है तो कहां पर लगाएं हम लोग पैसा। प्लांट एंड मशीनरी में लगाएं। प्लांट एंड मशीनरी कौन सी लेनी है? एक लुधियाना का डीलर है, एक कहीं बाहर का डीलर है, हम किससे खरीदें? लुधियाना वाले डीलर की मशीन खरीदें या बाहर वाले की खरीदें? टेक्नोलॉजी ए है, टेक्नोलॉजी बी है, हम कौन सी खरीदें? आप मार्केट जाते हो, आपने देखा आईफोन 16 भी, आईफोन 17 भी है, कौन सा खरीदना है? ठीक है, तो पैसा किस में लगाना है, ये कैपिटल बजटिंग हमें उस चीज में हेल्प करेगा। क्लियर? समझ में इतनी बात? अब कैपिटल बजटिंग को अगर हम इस टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक पार्ट हमारे पास आता है कैपिटल और दूसरा पार्ट हमारे पास आता है यहां पर बजटिंग। कैपिटल क्या है? फाइनेंसिंग के पार्ट है। नहीं, मैं कैपिटल बजटिंग को ही ब्रेक किया मैंने, ठीक है, मैंने कैपिटल बजटिंग को ही ब्रेक किया। कैपिटल क्या है आपके पास? कैपिटल वो है जो आपका पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, टू रन अ बिजनेस, मनी रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। चाहे हमने अपनी पॉकेट से लगाया, चाहे वो बाहर वाले का किसी का पैसा है, जो भी पैसा बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में लगाया गया, उसको हमने कहा कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? मनी रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ बिजनेस। ठीक है जी। और बजटिंग क्या होती है? बजटिंग को मैं बोल सकता हूं फ्यूचर की प्लानिंग बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे हमने कहा था गवर्नमेंट का बजट आता है, गवर्नमेंट का बजट हमें क्या बताता है कि अगले आने वाले 1 साल में हम लोग कहां कहां से हमें रेवेन्यू आएगा और कहां कहां पर हम लोग खर्चा करने वाले हैं। गवर्नमेंट का बजट यही बताता है मुझे, ठीक है। तो बजट क्या है? फ्यूचर की प्लानिंग बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। प्लानिंग फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। प्लानिंग फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर की बात करेंगे कि अगले आने वाले टाइम में हम आज पैसा लगाएं तो आने वाले टाइम में क्या उससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा, ठीक है। अब क्या इसके फीचर्स क्या हैं कैपिटल बजटिंग पढ़ने के? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, यू हैव 10 लाख रुपीज इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आपने सोचा कि ये 10 लाख रुपए को, ये 10 लाख रुपीज को हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। आपने कहा 10 लाख हैं, चलो कार खरीदने चलते हैं, बाय अ कार, ठीक है जी।
अब इससे रिलेटेड आप डिसीजन क्या लोगे, क्या आपका डिसीजन होगा, क्या सोचोगे? कार खरीदनी है तो क्या सोचोगे पहले कार खरीदते टाइम पर? हमारा बजट क्या है सामने, उसके बाद फिर कौन सा मॉडल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या सोचोगे कि किस गाड़ी में पैसा लगाना है? लगाना पैसा आएगा कहां से, वो बात की बात है, पहले ठीक है ना? कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा मॉडल लेना है हम सोचेंगे कि पेट्रोल गाड़ी लेनी है या इलेक्ट्रिक लेनी है, ठीक है? तो यहां पे अब आपकी डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंड करेगी? आप सोच रहे हो कि गाड़ी लेनी है, बहुत पैसा आ गया, ठीक है, तो हम पेट्रोल की गाड़ी खरीदें या हम इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें, ठीक है? और डिसीजन क्या लोगे? मान लो कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है, अब इसमें क्या आप डिसाइड करोगे? कौन सा मॉडल है किस टाइप का, वो कौन सी कंपनी की गाड़ी खरीदनी है? कंपनी को कंपनी भी तो डिसाइड करोगे ना किसकी खरीदनी है, कोई फेवरेट होती है कि हमने तो इसी की खरीदनी है, ठीक है? फिर आप कंपनी डिसाइड करोगे कि हमने टोयोटा की लेनी है या टाटा की लेनी है या टेस्ला की लेनी है, ठीक है? तो ये सब चीजें क्या है, अब देखना इसमें दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व हैं। एक, ये जो 10 लाख रुपीज है, क्या ये कम अमाउंट है कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए? इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है? तो कैपिटल बजटिंग में हमेशा पैसा जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ठीक है? तो इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, ठीक? कैपिटल बजटिंग में हमेशा ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कैपिटल बजटिंग क्या बता रहा है? कैपिटल बजटिंग बता रहा है पैसा लगाना कहां पर है। और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, वो कहेगा मैं मशीनरी में लगा लूंगा, ठीक है, मैं कोई लैंड खरीद लूंगा, तो उसके लिए हमेशा ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा। और दूसरी चीज, क्या ऐसा हो सकता है कि आज आपने गाड़ी खरीदी, आपको चलाने में मजा नहीं आया, कल जाके उसको बेच दो? होगा या नहीं ऐसा? कुछ साल बाद बेच देते हैं, अगले दिन ही बेच दोगे जाके? ऐसा नहीं नहीं ना, मैं वही कह रहा हूं, अगले दिन तो नहीं बेचोगे ना, कुछ साल तो चलाओगे उस गाड़ी को, चाहे पसंद है चाहे नहीं पसंद है, आप कुछ साल तो चलाओगे ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो डिसीजंस होते हैं हमारे, ये इररिवर्सिबल डिसीजंस हैं, दीज आर इररिवर्सिबल, ठीक है? कि इन डिसीजंस को हम रिवर्स नहीं कर सकते कि आज हमने डिसीजन लिया और कल हमने उठा के उसको रिवर्स कर दिया कि नहीं यार मजा नहीं आया गाड़ी चलाने में, बेच देते हैं आज उसको अगले ही दिन। क्लियर है? ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं हमारे, लॉन्ग टर्म इररिवर्सिबल डिसीजंस हैं। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, दो चीजें मैंने बताई, एक जहां पर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और दूसरा जहां पर डिसीजंस लॉन्ग टर्म है, इररिवर्सिबल डिसीजंस हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का मतलब समझ में आ गया? जहां पे दो चीजें मेजरली इन्वॉल्व है, एक पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और दूसरा जो कि मेरे इररिवर्सिबल डिसीजंस हैं। हम ये नहीं कर सकते कि आज प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, आज इंस्टॉल की, कल उसको उखाड़ के बेच देंगे, यार मजा नहीं आया इस प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब अगली चीज हम लोग क्या कह रहे हैं, अगला हमने कहा दैट डिसीजंस आर टू बी टेकन decisions are to be taken in present keeping in view
फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब आपने आज सीए ज्वाइन की, क्यों की, क्या मोटिव था उसके पीछे? अल्टीमेट मोटिव क्या है सीए बनने के बाद? पैसा। ठीक है, तो अब आप पैसा कब कमाओगे? 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद के लिए आपने डिसीजन तो आज ही लिया, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, क्योंकि सीए में भी पैसा इन्वॉल्व है, इरिवर्सिबल डिसीजन है। आज तुम कहो कि आज सीए में एंट्री ले ली, कल नहीं, मन नहीं कर रहा, आज एमबीए कर लेते हैं, अगले दिन एमबीए छोड़ के नहीं कुछ और कर लेते हैं, करोगे ऐसा? नहीं ना, घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे अगले दिन तुम्हें। ठीक, तो ये भी मेरा सीए में एंट्री करना, सीए का कोर्स करना इटसेल्फ कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। और आपने क्या किया? आपने कहा जी फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में हमें 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा, उसके लिए आपको डिसीजन आज लेना है कि करें सीए, मिलेगा या नहीं मिलेगा। बताया नहीं आपने क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इतनी बारी पूछा मैंने किसको? हमें सीए को, सीए करने के बाद। हाँ, मिल जाएगा पैकेज, फिर तो हम बैठे रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसमें मुझे ये बताओ कि दिक्कत कहां पे आएगी? क्या इसके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि हमने तो सोच लिया कि फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए का पैकेज है, रात को सपना आया था 1 करोड़ रुपए का पैकेज लग गया, सुबह उठ के सीए में रजिस्ट्री हमने एंट्री कर ली, ठीक है। अब बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? लॉन्ग टर्म बहुत है, टाइम तो हो गया, कोई बात नहीं, टाइम के लिए आप तैयार हो, और मनी इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है, 1 करोड़ तो आएगा, अच्छी बात है ना, वो जा भी रहा है, उतना है। अनसर्टेनिटी है। हमने क्या कहा? फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। आपको तो सपना आया था रात को कि 1 करोड़ का पैकेज लगा, अब 5 साल के बाद क्या पता रिसेशन आ जाए, 1 करोड़ का पैकेज लग ही ना पाए, ठीक है ना। डीमोटिवेट मत करो सर, मैं कल ही छोड़ दूंगा, कल से नहीं है ना। हमारा एक ही मोटिव है ऐसा, अगर वो कम हुआ लाइफ भी कम हो जाएगी। ऐसे तो बहुत चीज होता है, तो सीए तो ले लिए वैसे तो पढ़ा ली सीए करके, पैसा तो भी आएगा। ये थोड़ी है। भूल जाऊंगा मैं, सोच ही रहा हूँ। चलो, तो हमने एक पॉइंट क्या लिखा? फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है, हमें नहीं पता, फ्यूचर अनसर्टेन है, बट उस अनसर्टेन फ्यूचर का ही डिसीजन हमें आज लेना है, ठीक है, आज ही डिसाइड करना है क्या करें। और क्या हो सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और वो तो फ्यूचर अनसर्टेन में आ गया ना। अनसर्टेनिटी है कि मुझे 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो दूसरा यहां पर एक चीज आएगी जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तरन टेस्ट में क्या होता है? टाइम वैल्यू मनी बाद में टाइम वैल्यू टेस्ट के टाइम पे क्या हो जाता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? वो कह रहा है आपने क्या सोचा था, 1 करोड़ का पैकेज लगेगा, 1 करोड़ जब आएगा तो हम क्या खरीदेंगे? कोई गाड़ी बढ़िया सी, कौन सी खरीदनी है? चलो मर्सिडीज खरीदेंगे, ठीक है, 1 करोड़ की। अब हुआ क्या? आपका पैकेज तो लग गया 1 करोड़ का, लेकिन मर्सिडीज होगी 5 करोड़ की, अब खरीद पाओगे? ठीक है, फिर उसका स्क्रैप ही मिलेगा तुम्हें। फिर हम पैसा डालेंगे सिर्फ ताकि वो डबल हो जाए। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, कि वक्त के साथ पैसे की जो अहमियत है वो बदल जाती है,
कि आज आप कोई चीज अगर 10 रुपए की खरीद रहे हो तो कल हो सकता है वो चीज आपको 20 रुपए की खरीदनी पड़े। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी विल चेंज। ठीक है, इन्फ्लेशन भी है, किसी भी कारण से पैसे की जो वर्थ है वो चेंज हो गई ना। अब आप 10 रुपए वाली चीज आज तो आपने खरीद ली, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर वो 20 रुपीज की हो गई तो वो अब 10 रुपए में नहीं खरीद सकते, अब आपको 20 रुपए लगाने पड़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर है ये चीज? ठीक, तो ये दो चीजें, अब इन दो चीजों पर हमारे पास पहले एक चैप्टर हुआ करता था कि इस चीज को कंसीडर करते हुए ना एक चैप्टर पहले हुआ करता था जिसको बोलते थे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। वो जब नया सिलेबस आया उन्होंने चैप्टर ही हटा दिया। ठीक है, तो अच्छा है आप लोगों के लिए चैप्टर हटा दिया, बट अच्छा चैप्टर था वो। अब इसको देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अब बिजनेस ने पैसा कहां लगाना है? मेनली उनका जो एक मेजर खर्चा होता है वो प्लांट एंड मशीनरी में होता है। ठीक है, तो मैंने कहा जी बिजनेस के पास एक प्रपोजल है, उन्होंने एक मशीनरी खरीदनी है, तो वो सोच रहे हैं कि मशीनरी 1 हम लोग परचेज करें या हम लोग मशीनरी 2 परचेज करें। हम लोग कौन सी मशीनरी परचेज करें वो सोच रहे हैं। अब किस बेसिस पर वो सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट से हमें फायदा क्या होगा, कि मशीनरी 1 हमें कितना फायदा देगी, क्या हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी कि हम उसे प्रीमियम पे सेल कर पाएंगे। वो कौन सी मशीनरी से होगा, मशीनरी 1 से होगा या मशीनरी 2 से होगा, राइट। अब उन्होंने क्या सोचा कि चलो मशीनरी 1 की बात करते हैं। उन्होंने कहा मशीनरी 1 मेरा जो इन्वेस्टमेंट करूंगा, आज करूंगा इन्वेस्टमेंट मशीनरी में, इन्वेस्टमेंट है मेरी 10 लाख रुपीस की, और ये कब है? आज की डेट में। आज की डेट को मैं क्या बोलता हूं? जीरो पीरियड। इसको मैं जीरो पीरियड बोलता हूं। आज मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी लगाई, उससे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, मेरे पास साल के एंड में फर्स्ट ईयर में मैंने 5 लाख रुपए का मेरा रेवेन्यू है। सेकेंड ईयर में मैंने कहा फिर से मैंने 5 लाख रुपीस कमाए। थर्ड ईयर में मैंने फिर से 5 लाख रुपीस कमा लिए। ठीक है, ये तो था मशीनरी 1 कि अगर मैं मशीनरी 1 लगाता हूं तो मुझे आज 10 लाख रुपीस का खर्चा करना पड़ेगा। उस एक्सपेंस को करने से हर साल मैं 5 लाख रुपीस की अपनी इनकम जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, अब मशीनरी 2 से क्या हो रहा है? मशीनरी 2 भी सिमिलर मशीनरी है, बट वहां पर मैंने कहा कि मैं जीरो पीरियड पर आज की डेट में मैं इन्वेस्ट करूंगा 10 लाख रुपीस। ठीक है, एट जीरो पीरियड आई विल इन्वेस्ट 10 लाख रुपीस, और उस 10 लाख को इन्वेस्ट करके मुझे हर साल की इनकम कितनी जनरेट होगी? हमने कहा जी 5 साल के लिए हर साल हमें 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट होगी। ये जो 1 और सेकंड पीरियड आप बोल रहे हो, ठीक है ना, ये जीरो पीरियड का लास्ट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये जो 1 लिखे है ना, ये 1 का मतलब क्या है? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और उसी कोई वो पहले, हाँ, फिर एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है, क्लियर है? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की सर, एंड ऑफ जीरो वाले ईयर। जीरो तो है आज जहां खड़ा हूं मैं, फिर 1 साल मैं काम करूंगा, 1 साल काम करके 1 साल के एंड पे पहुंच गया ना। ये मेरे पास है 1 अप्रैल 25, ये मेरे पास है 31 मार्च 26। ठीक है, ये मेरे पास है 31 मार्च 27। इस तरह से आऊंगा, इस पे पीरियड्स दोबारा बताऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है यहां पर कि कौन सी मशीन आपको लगता है कि बेटर है?
क्यों? जल्दी पैसा आ रहा है उसमें से। यस। अब मशीन 1 क्यों बेटर है? मशीन 1 में जो मैंने पैसा अपनी पॉकेट से लगाया था 10 लाख रुपीस, इसकी रिकवरी कितनी देर में हो रही है? 3 साल। रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एज इन 2 ईयर्स। फर्स्ट ईयर में 5 लाख रुपीस अर्न किए, सेकंड में 5 लाख रुपीस अर्न किए, तो 2 साल में मेरा जो पैसा मैंने लगाया था पॉकेट से 10 लाख, वो मेरे पास वापस रिकवर हो गया। क्लियर है ये पॉइंट? और सेकंड मशीन की रिकवरी यहां पे मेरे पास, अगर मैं रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इट विल टेक 5 ईयर्स। ठीक है, तो कौन सी मशीन बेटर है? मशीन 1 इज बेटर। ठीक है जी। तो ऐसे ही डिसीजंस हमें लेने होंगे बेस्ड ऑन द डिफरेंट टेक्निक्स, कि कौन सी मशीन बेटर है, किसके हमें बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे, क्या फायदा, किस में से क्या फायदा मिलेगा, फ्यूचर में क्या फायदा मिलेगा आज पैसा लगाकर। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तुम सीए कर रहे हो तो आज सीए में पैसा लगाओगे तो फ्यूचर में तुम्हें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जो सेल्स हमने प्रेडिक्ट किया है, ये भी मतलब प्रॉफिट है। हाँ हाँ, प्रोजेक्टेड ही होगा, ऑब्वियसली प्रोजेक्टेड ही होगा। तभी हमने कहा कि अनसर्टेनिटी तो हमेशा है ही है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हमेशा अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, फ्यूचर हमें नहीं पता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम कोई बाबा नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर लें। ठीक है, हाँ। क्या हो गया हिमांशु, कुछ याद आ गया इससे? सारे बाबा याद आ गए अंदर। चलो, इतना पार्ट क्लियर है? रितेश समझ में आया इतना? चलो, कहीं डाउट है पूछना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, शर्माना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बिंदास होकर डाउट पूछना है। चलो जी, अब अगला हमारे पास आ रहा है, कैपिटल बजटिंग में ना 3 तरह के मेजर डिसीजंस होते हैं। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में 3 तरह के मेजर डिसीजंस हमारे लिए काम आएंगे। कौन कौन से? पहला डिसीजन हमारे पास आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस है क्या? हमने कहा कि आपके पास सेविंग्स है, आपने सेविंग्स की 1,50,000 की। अब इस सेविंग्स से आपने सोचा कि चलो आज मोबाइल लेकर आते हैं अच्छा सा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 है, इतने का हमें मोबाइल लेकर आना है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। कौन कौन सी 2 ऑप्शंस है? एक तो कि आप आईफोन खरीद लो, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन है कि कोई सैमसंग का फोन खरीद लो, एस सीरीज आती है उसकी। ठीक है, S24 25 आ गया, चलो S25, आईफोन 17 प्रो। किसमें? ओहो, अल्ट्रा कर लो, ले ले, खुश रहे। बड़ा डिफरेंस पड़ जाएगा ना। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं 1,50,000 का है। फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या है, अब आप शॉप पे गए, आपने फीचर्स वगैरह एक्सप्लोर किए कि किस पे इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा है, किस पे रील्स अच्छी बनेंगी, कैमरा किसका अच्छा है। ठीक है, उसके बेसिस पर आपने डिसाइड कर लिया कि चलो आईफोन 17 प्रो ले लेते हैं। ठीक, चलो ठीक है बस। ठीक है जी, अब जब आपने आईफोन 17 प्रो सिलेक्ट कर लिया तो क्या आप सैमसंग वाला भी सिलेक्ट करोगे? नहीं ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस में, कि अगर हमने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया
तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हमने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास अगर 3 प्रोजेक्ट्स एक इवैल्यूएट करने हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, राइट। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है तीनों प्रोजेक्ट्स की? प्रोजेक्ट 1 की कॉस्ट है 10 लाख रुपीस, प्रोजेक्ट 2 की है 10,30,000 एंड प्रोजेक्ट 3 की है 10,25,000। और मैंने ले लिए बेनिफिट्स कि मुझे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से कितनी रिटर्न मिलेगी, प्रॉफिट्स मिलेंगे। यहां पर 11 लाख, 10,50,000 एंड 12 लाख। अब बताओ कौन सा प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करोगे? प्रोजेक्ट 3 करोगे सिलेक्ट। तो अगर ये वाला मैंने सिलेक्ट किया तो ये वाले दोनों प्रोजेक्ट 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे? दिस विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। कि वो डिसीजंस जहां पर कि हमने जब एक को सिलेक्ट किया तो दूसरे ऑटोमेटिकली हमारे पास रिजेक्ट हो गए। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो फर्स्ट सेट आया हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। सेकंड हमारे पास आ रहा है इंडिपेंडेंट डिसीजंस। सेकंड है इंडिपेंडेंट डिसीजंस। अब इंडिपेंडेंट डिसीजंस में क्या कहा हमने कि अब आपने मोबाइल खरीद लिया, अगला स्टेप क्या करोगे? क्या खरीदोगे? और मोबाइल का कवर, ठीक है, आप खरीदोगे अब इसके लिए कवर, बाय अ मोबाइल कवर। अब दुकानदार ने क्या किया? दुकानदार ने 2 तरह के कवर दिखाए। एक तो प्लेन जो ट्रांसपेरेंट बैक कवर होता है, ठीक है, और एक उसने दिखाया डिजाइनर वाला। ठीक, अब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों ले लो? ले सकते हो, किसने मना किया है? बजट 1.5 लाख लग गया ना सर। हाँ, तो उसके बाद फिर 500-700 रुपए कवर पे लगा सकते हो। अगर 1.5 लाख रुपए तुमने फोन पे लगा दिया, फिर 1000 रुपए तुम कवर पे लगा सकते हो ना उसके। ठीक है ना, कि पार्टी फंक्शन में जाना है तो डिजाइनर वाला डाल लिया, वैसे जाना है तो प्लेन वाला डाल लिया। 1.5 लाख लेने वाले मम्मा नहीं मानेंगे। फिर महंगा बोल दिया तो कवर नहीं चाहिए। क्लियर है ये चीज? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। हम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट में क्या किया था? फर्स्ट में हमने कहा था कि अगर एक को सिलेक्ट किया तो दूसरे ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड है। यहां पे हमने क्या कि अगर एक को सिलेक्ट किया तो दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सर ये जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं, ये भी मेन मशीन पे ही ले रहे हैं कि हाँ, किसी भी चीज पे हो, कोई भी मेन मशीन पे ही होगा। जैसे प्रोजेक्ट करा तो उसमें भी हो सकता है। हाँ, जैसे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 है। मैंने कहा इंडिपेंडेंट डिसीजंस है, लेकिन जब एक से ज्यादा सिलेक्ट करने हैं तो आपका कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए। जैसे आपने कहा कवर खरीदने जाना है तो कवर 500 से कम का ही होना चाहिए। अगर 500 से ज्यादा का कवर है तो रिजेक्टेड है वो मेरे लिए। ठीक, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो क्या सोचेगा कि अगर किसी प्रोजेक्ट में आज मैं पैसा लगाऊं तो वहां से जो मुझे रिटर्न आ रही है, मुझे मिनिमम रिटर्न का मतलब क्या? फायदा उस प्रोजेक्ट से कह रहे 15% होना चाहिए। ठीक है, कि अगर मैं आज पैसा लगा रहा हूं 10 लाख रुपए का तो मुझे कम से कम 15% की रिटर्न मिलनी चाहिए। अब यहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। यहां पर प्रोजेक्ट 1 की 10% रिटर्न है, इसकी 18% है और इसकी 20% है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर मेरा ये क्राइटेरिया है कि मुझे मिनिमम 15% की रिटर्न चाहिए। तो प्रोजेक्ट 2 भी सिलेक्ट कर सकता हूं, प्रोजेक्ट 3 भी सिलेक्ट कर सकता हूं।
तो कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मेरे क्राइटेरिया को मीट करते हैं, मैं एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा सकता हूं, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। सर फिर ऊपर वाले में तो वही रहा ना कि अगर बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे तो ही हम चूज करेंगे। ऐसे तो बेनिफिट्स तो P2 में भी मिल रहे हैं और एक में मिल ही ज्यादा किस में होंगे ना, उसमें था कि ज्यादा तो एक में ही होंगे ना, एक सिलेक्ट किया तो दूसरा नहीं कर सकते आप सिलेक्ट, एक चूज करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक ही सिलेक्ट करना है, उसमें दूसरे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट है। मतलब अगर अब फायदा तो आईफोन 17 और सैमसंग दोनों भी मिल रहा है, दोनों खरीदोगे, आगे ठीक है ना, तो एक ही खरीदोगे ना तुम, दो क्या करने हैं। मतलब अगर इसमें भी अगर हम बेनिफिट्स वाला लेके चले, अगर इसमें भी क्राइटेरिया दे देता है कि 50,000 से ऊपर के बेनिफिट्स होंगे तो कोई भी, तो फिर P2 और P3 खरीद लो। किस में? अगर बेनिफिट्स वाली एग्जांपल नीचे लेके चलो, हाँ, तो जिसमें सबसे ज्यादा हमारा फिर क्राइटेरिया सेट करेंगे। अगर इन टर्म्स ऑफ मनी रखना है कि मैं कह रहा हूँ 10,000 से ज्यादा का जो भी मुझे बेनिफिट देंगे, तो जिसका भी 10,000 से ज्यादा का होगा मैं वो प्रोजेक्ट्स ले सकता हूँ। एंड इसमें एक चीज और है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, आपके पास पैसा कितना है वो भी तो मैटर करेगा ना। आपने कहा P2 P3 में लगा देंगे, लेकिन उतना पैसा ही नहीं है दोनों में लगाने के लिए। सर नहीं, दो अलग केस ना दो ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से इंडिपेंडेंट। हाँ। जो उन्होंने केस ही दो करते हैं, या तो एक ही चुनो या एक से ज्यादा चुन सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दो चीजें, एक मेरा क्राइटेरिया, दूसरा मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये दो चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजंस। किन दो चीजों पे है? एक कि मेरा क्राइटेरिया मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट में? अब नेक्स्ट थर्ड कौन से डिसीजंस आते हैं बताओ जी, कौन से आते हैं जिन्होंने एफएम कर रखी है? थर्ड डिसीजन इनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने कर रखी है, पर याद नहीं आ रहा, कुछ भी बोल दो, है ना। थर्ड आते हैं हमारे पास कंटीजेंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजंस। कंटीजेंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजंस, कॉम्प्लीमेंट्री तो वर्ड एक दूसरे के ऊपर वो डिसीजन लेंगे तो वो वाला लेना ही पड़ेगा। अब इसमें वो क्या कहता है कि अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास प्रोजेक्ट 1 है एंड प्रोजेक्ट 2 है, अगर आप प्रोजेक्ट 1 को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट 2 कंपल्सरली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 2 विल हैव टू एक्सेप्ट प्रोजेक्ट 2 ऑल्सो। कंटीजेंट का मतलब भी सेम ही है। डिपेंडेंट एक तरह से कंडीशन हो गया ना, कंडीशनड हो गया एक, कि अगर एक सिलेक्ट किया तो दूसरा भी सिलेक्ट करना ही पड़ेगा मुझे। कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं होता है, उसमें भी यही होता है। डिपेंडेंट ही हुआ फिर सर। हाँ, सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंट, नाम असली है। नाम असली है। बताना क्या? यही वाला कि अगर एक प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट किया तो दूसरा आपको करना ही पड़ेगा एक्सेप्ट। जैसे फोन वाली एग्जांपल ही हम लेते हैं, ठीक है, अब आपने आईफोन तो खरीद लिया, ठीक है, आईफोन 17 प्रो खरीद लिया आपने 1,50,000 का, ये आपका प्रोजेक्ट 1 था। अब इसके साथ ऐसी कौन सी चीज होगी जो आपको खरीदनी ही पड़ेगी अगर ये खरीदते हो तो? चार्जर। ठीक है, गेम समझ रहे हो उनकी कंपनीज की, उन्होंने चार्जर देना बंद किया लेकिन फोन चार्ज तो करना ही है। तो अगर आपने फोन परचेज किया है तो आपको चार्जर भी परचेज करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये प्रोजेक्ट 1 था। अब इसके साथ हमें
चार्जर 2000 का हमें चार्जर परचेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फोन का कोई फायदा नहीं है, नहीं चलेगा हमारा फोन। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मान लो कि एक बिजनेस है जो एक रिमोट एरिया में फैक्ट्री लगाने का सोच रहा है, ठीक है, रिमोट एरिया में फैक्ट्री लगानी है, तो ये एक प्रोजेक्ट है P1। मान लो कहीं जंगलों में फैक्ट्री लगानी है, तो अब क्या, अब सरकार से परमिशन लेने गया कि मुझे वहां पर रिमोट एरिया में फैक्ट्री लगानी है, सरकार कहती है ठीक है लगा लो, बट आपको फिर एक काम और करना पड़ेगा, आपको रोड्स की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्या आपको साथ में यहां पर फिर रोड्स की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ये हो गया प्रोजेक्ट 2। तो अगर प्रोजेक्ट 1 करना है, अगर फैक्ट्री लगानी है, तो रोड्स की डेवलपमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट 2 फिर आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर है जी, कोई डाउट इसमें? यहां तक का पार्ट क्लियर है? 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमारे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजंस। ठीक है, ऑल क्लियर? बुक्स खोल लो अब एक बार, ठीक है, मेरी बुक, अच्छा मैं वो ऐड कर लेता हूँ, ये मैं वहाँ पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ पर मैं बुक नहीं देता। क्या हो गया, लेकिन ही है? दोनों कौन सी? मॉड्यूल की जरूरत ही नहीं थी अभी, मॉड्यूल की अभी जरूरत नहीं है। मॉड्यूल की अभी नहीं ज़रूरत है, कल शायद पड़ेगी, ARR करेंगे तब। ARR कैसे करूँ, बाद स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो अभी तक जितना पढ़ा है उसी को हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है आपके पास? इट रेफर्स टू कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रेजेंट इन होप ऑफ रियलाइजिंग बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग में, व्हीकल्स में, प्लांट एंड मशीनरी में। तो फ्यूचर के डिसीजंस हमें आज ही लेने हैं। ठीक, किस किस चीज में हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि हम अपनी मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। अभी हमारे पास एक मशीन है जो कि 50,000 यूनिट्स ही बना रही है, अब हम सोच रहे हैं एक और मशीन ले लें जिससे कि 1 लाख यूनिट्स बन सके हमारे। फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हो सकता है कि मॉडर्न मशीनरी खरीदनी है अब हमें। ठीक है, तो किस किस तरह से खर्चा हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट आर इन लाइन विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ ओनर्स। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है बिजनेस का? कि जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनको रिटर्न अच्छी मिले पैसे पे। ठीक है ना, अगर वो इक्विटी शेयर्स हैं तो उनको हम अच्छी रिटर्न दें उनके शेयर्स पर, वो ओनर्स हैं कंपनी के तो उनको एक अच्छी रिटर्न मिल जाए। इट इज अ केयरफुल एंड अ वेल थॉट आउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल, कि आपके पास जो पैसा है उसको सोच समझ के ध्यान से आज की डेट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमने क्या कहा, दीज आर इरिवर्सिबल डिसीजंस, ये रिवर्स नहीं कर सकते हम इन डिसीजंस को। It includes both the planning for proposed capital outlays and their financing. इंपॉर्टेंस क्या है? देखो वही चीज कही थी हमने, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स के ऊपर है कि अगर आज गलत डिसीजन ले लिया तो आपकी ग्रोथ इंपैक्ट होगी।
ठीक है, उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स आएंगे क्योंकि ये इरिवर्सिबल डिसीजन है। आज आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली 1 करोड़ रुपए की, आपको कुछ टाइम के बाद लग रहा है कि नहीं यार ये वाली सही नहीं थी, बट अब तो खरीद ली, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स को, आपकी ग्रोथ को इंपैक्ट करेगा, ठीक है ना। मिशन गलत डिसीजन अगर हो गया तो वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करेगा, और अगर वही सही डिसीजन हो गया तो आपके प्रॉफिट्स को कहां से कहां ले जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस मे इफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। One wrong decision may adversely affect the survival of a business, and one right decision can take business to new heights of growth. गलत डिसीजन हुआ तो नीचे गिरोगे और सही डिसीजन हुआ तो ऊपर जाओगे, ठीक है। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व, यही बोला था हमने कि बहुत सारा पैसा इन डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है, 10 लाख 15 लाख 50 लाख 1 करोड़। देन रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इन्वॉल्व क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर हमारा अनसर्टन है, इसीलिए हमारा रिस्क इन्वॉल्व है इन डिसीजंस में। डिसीजन तो आज ही लेना ना, मशीनरी तो आज खरीदनी है, लेकिन उसका फायदा हमने तो सोच लिया कि होना चाहिए, बट एक्चुअल में होगा या नहीं होगा ये नहीं पता हमें। और इरिवर्सिबल डिसीजंस है कि आज आपने गाड़ी खरीद ली, आपने कार खरीदी, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कल बस बेच दें अब इस गाड़ी को, मजा नहीं आया चला के, ठीक है ना। यूज तो करनी पड़ेगी। सीए में एंट्री ले ली तो अब नहीं कह सकते कि तुम अगले दिन की नहीं अब मजा नहीं आ रहा सीए करने में, कल एमबीए में एडमिशन ले लें। अब तो सीए करनी ही पड़ेगी। सर ये जो हमने कहा कि बेनिफिट फिर वो रिप्लेस नहीं कर सकते उससे? बहुत जल्दी कर सकते हो रिप्लेस। आपने 1 करोड़ रुपया लगाया मशीनरी खरीदने में, ठीक है ना, आपने तो अपने सारा पैसा लगा दिया और हो सकता है बैंक लोन ही लिया हो। मान लो 50 लाख आपने अपनी पॉकेट से लगाया और 50 लाख रुपीस का बैंक लोन लिया है, तो क्या उसको जल्दी बेच पाओगे मशीनरी को? जब तक वो रिकवर नहीं कर लेते मतलब 5 साल 7 साल मतलब ऐसे करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा जब तक हम सारा पैसा रिकवर नहीं कर लेते उस मशीनरी से, ठीक है ना। तुम उतनी जल्दी बेच नहीं ना सकते उसको। चलो अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये मैंने तुम्हें करवा दिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस इंडिपेंडेंट वाले हैं, और थर्ड आ गया मेरे पास कंटीजेंट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स। अब एक आता है कि डिसीजंस और क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकता है, कहता हम क्यों डिसीजन लेना क्यों है। कॉस्ट रिडक्शन डिसीजंस हैं जिसमें कि रिप्लेसमेंट आता है कि हम एक मशीनरी हमारी जो है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट मांगने लगी है। गाड़ी बहुत पुरानी होगी, 10 साल होगी, अब हर 3 दिन के बाद खराब हो जाती है कार, तो अब क्या करोगे, अब उसको रिप्लेस करोगे, ठीक है, क्योंकि उसने खर्चा मांगना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, अब लग रहा है गाड़ी पुरानी हो गई, उसको मॉडर्नाइज कर लें, ठीक है। हम पुरानी गाड़ी चला रहे थे पेट्रोल की, अब सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें बढ़िया वाली, ठीक है। पहले हम 5 सीटर चला रहे थे, अब सोच रहे हैं कि उसको मॉडर्नाइज करके अब 7 सीटर कर लें, ठीक है। तो ये डिसीजंस हो सकते हैं, क्लियर है। तो ये है। और क्या है फिर, रेवेन्यू एक्सपेंशन डिसीजन, कि एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं हम अपने बिजनेस को, ठीक है। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या होगा, एक्सपेंशन करनी है, नया प्लांट लगाना है हमने, डाइवर्सिफिकेशन करनी है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में क्या फर्क है? सर हम ना एक्सपेंशन में मतलब जो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वही ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हाँ, फैक्ट्री लगा दी सेम प्रोडक्ट की, डाइवर्सिफिकेशन में न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन होती है क्या, कि हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हम उसी को ही एक्सपैंड कर रहे हैं। हमने एक प्लांट यहां पर था, एक प्लांट हमने सोचा अब दिल्ली में लगा लें, एक्सपेंशन है, सेम चीज का, सेम प्रोडक्ट का,
और दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन होती है कि आज मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि प्रोडक्ट बी में एंट्री मार लूं साथ में, ठीक है, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्यों सोचता हूं मैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट ए ना चला तो प्रोडक्ट बी चलता रहेगा ना, ठीक है। ये लाइफ का लेसन भी है, हमेशा मल्टीपल सोर्सेज रखो इनकम के, कि अगर एक ना चला तो दूसरे से चलता रहेगा काम, एक पर मत डिपेंड रहना, ठीक है। याद रखना ये चीज, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अपने बनाओ, कि अगर एक सोर्स से इनकम कम हुई तो दूसरा सोर्स मेरे पास है मेरा घर चलाने के लिए, ठीक है ना। क्या हो गया, खुश हो रहा है? हाँ क्या? पहले पापा से ले ली, अच्छा, फिर मम्मी से भी ले ली, फिर बस आपस में नहीं पता इनको कि मैं दोनों से ले रहा हूँ, तो अगर आपस में बात होगी फिर फिर चाचू ये है पक्का बिजनेसमैन। वो थोड़ा घर के राशन से भी हाँ क्या क्या क्या? राशन लेके सामान मंगा लिया, कुंडी मार रहा करे, कुंडी बाज है। ज़्यादा सोर्सेस हैं मेरे पास। थोड़े से इधर भी ट्रांसफर करती हूँ। तुझे पता है ना सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अगर इतनी सी क्लिपिंग निकल के पापा के चलेगी पास है। भेज ही देना सर, आज थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके। दो सोर्सेस कम हो जाएंगे। राशन वाला भी। दो सोर्सेज नहीं, सारे सोर्सेज खत्म ही हो सकते हैं फिर। पापा है ना, मैं चाचू से वहाँ पे ले आऊँगा। हाँ, राशन वाला तो हो ही जाएगा। इतनी सालों से विश्वास कर बड़ा खतरनाक बंदा है यार तू। चलो जी, क्लियर है ये। फिर अगर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस डिसीजन करना है तब भी हमें ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लाइफ में भी यही चीजें चलती हैं, आपकी रियल लाइफ से ही रिलेटेड है ना। जब कोई चीज पुरानी हो जाए हम रिप्लेस कर देते हैं, एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, सोच ही रहा था ठीक है ना। कहीं घर वाले भी रिप्लेस ना करो। घर वाले रिप्लेस कर दें, या तुम बोलो कि अब तुम पुराने हो गए अब हम रिप्लेस करते हैं, है ना। तो मोस्ट लाइफ में चल जाएंगे पर सारी जगह नहीं अप्लाई कर देना, ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज। हिमांशु कुछ भी कर सकता है। ये लेबर रिप्लेस करेगा। हाँ, लेबर तो मैं भी रिप्लेस करूँगा। स्किल रखूँगा। तेरे ऑफिस के लिए मंडी जी बैठा होगा रोज नई लेबर लोगों तो उन्हें चौक पे दिखूंगा बॉल चौक। नए लोग आएंगे। सर आप बोल दे रहे हो इतना, या आपकी अच्छाई है। ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं आपके साथ सर। ये हम सर के साथ नहीं, हम तो हिमांशु के साथ हो रहे हैं। अगर ये ऐसे ना बोले ना तो थोड़ी देर में सोई हुई मिलेगी यहाँ पे, ये गारंटी है। सर कल जो 3 बजे का लेक्चर लगा वो भी नहीं लगना था, उसमें हमने पढ़ा भी है, हाँ, समझा। थोड़ा सा बीच में एलिमेंट चाहिए होता है। चलो जी, अगला आ जाओ, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। नहीं तो सबसे पहले इसी ने सोना है, वो पता चल गया नींद आनी शुरू होगी इसको। भटूरे खाया जाके नींद खुल जाएगी तेरी कल की तरह। नहीं सर, आज मैं खाना लेके आई थी, मैं खा लिया। चलो जी, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या है, कि किस प्रोसेस से हम गुजरते हैं जब ये हमें डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। अब बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, इरिवर्सिबल डिसीजंस हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज बस रात को सपना आया सुबह उठ के गाड़ी लेने चले गए। कुछ सोचोगे, पहले आराम से सोचोगे कौन सी गाड़ी लेनी है, किससे खरीदनी है, कौन से डीलर से खरीदनी है, पैसा कहाँ से आएगा, सब पहले सोचोगे, तब प्लान करोगे, तब जाकर गाड़ी लेने जाओगे, यही है। तो इसीलिए हमने कहा एक प्रोसेस है। सबसे पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट का हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हर की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उससे हमें फायदा क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, अगर वो लगाते हैं तो नुकसान क्या होंगे, थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो हमें फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, हर प्रोजेक्ट का हमें पहले ये चीज एनालाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मतलब हम देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे खर्चा कितना, उससे हमें इनफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो कितना जाएगा,
डिटर्मिनेशन ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द कैश आउटफ्लोज ऑफ ईच प्रपोजल। फिर देखते हैं कि कौन सी टेक्निक से हम इसे इवैल्यूएट करें, एनपीवी से करें, आईआरआर से करें, वो आगे समझेंगे टेक्निक्स में जब आएंगे हम लोग। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, उसके बेसिस पर हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि यार ये हम 5 प्रोजेक्ट्स थे, ए बी सी डी एंड ई, वहां से हमें लग रहा है कि ए सी ई थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, इसमें से हम इसको सोच सकते हैं। तो हमने 5 में से पहले 3 शॉर्टलिस्ट किए। उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या है, फिर हम सिलेक्ट करेंगे मेकिंग द चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट सो एज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि अब जो 3 शॉर्टलिस्ट किए थे हमने, आउट ऑफ दोस 3 हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ई हमने कहा जी सबसे अच्छा है। ये एनपीवी क्या है, ये टेक्निक है हमारे पास, जो हम आगे सीखेंगे कि टेक्निक्स में से कैसे कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। फिर उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसको लगाएंगे। फिर उसका कंट्रोल का मतलब है मॉनिटर करना कि जो हमने सोचा था क्या चीजें वैसे ही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, और लास्ट क्या आएगा, प्रोजेक्ट रिव्यू। प्रोजेक्ट रिव्यू होता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर रिव्यू करेंगे कि जो बेनिफिट हमने सोचा था, जो सोचकर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, क्या वो रिजल्ट्स हमें अचीव हुए हैं या नहीं हुए। राइट, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिव्यू। ठीक है जी, ये है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। ये आपको थ्योरी के लिए आ सकता है बस क्वेश्चन। ठीक है, आप ना बुक्स लेकर जाना चाहते हुए फिर, ठीक है, रायना के पास ना बुक्स हैं ये वाली, तो ये लेकर जाना अपनी बुक्स। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट है, बेसिक्स में कोई डाउट है? तो ये वाला पार्ट था हमारा बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग सारा, कि हम कैपिटल बजटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे है, तो वो चीजों के ऊपर हमने बात की। क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को? अब आ जाता है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि हमें देखना है कि फायदा किसमें, अब वो देखना कैसे है, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी कि हमें मशीनरी 1 खरीदनी है या मशीनरी 2 खरीदनी है, ठीक है, या मशीनरी 3 खरीदनी है, किसमें पैसा लगाना है। उसके लिए टेक्निक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने कहा ट्रेडिशनल टेक्निक्स और नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स, और एक को हमने कहा डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स और टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स। ये टेक्निक्स कौन सी हैं? ये टेक्निक्स वो हैं जो दे डू नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टेक्निक्स वो हैं जो कहती है कि पैसे की वैल्यू हम नहीं कंसिडर करते कि चेंज होगी, हम कहते हैं सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 टेक्निक्स आएंगी, एक आएगी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एक आएगा पे बैक पीरियड। तो 2 तरह की टेक्निक्स इसमें आएंगी हमारे पास। फिर आती है डिस्काउंटेड। ये टेक्निक्स दे कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टेक्निक्स जो हैं ये कहती हैं कि हम कंसिडर करते हैं जी कि वक्त के साथ पैसे की अहमियत जो है वो बदल जाती है। ठीक है, तो दे कंसिडर दिस थिंग, और उसके हिसाब से फिर अब वक्त के साथ पैसे की अहमियत बदलना क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि जब हम डिसीजन ले रहे हैं कि आज हमें प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, तो हम ये सोच के ले रहे हैं कि कल को मुझे उस प्लांट से 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होगा, अगले साल मुझे फिर से 1 करोड़ का होगा। अब वो होगा या नहीं होगा ये तो अनसर्टन है ना, ठीक है ना। तो हम कहेंगे डिसीजन तो आज लेना है। हम सोच रहे हैं कि कल पैसा आएगा, परसों पैसा आएगा, अगले साल आएगा, 2 साल के बाद ये पैसा आएगा, बट वो पैसा अनसर्टन है सारा कि आएगा, उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। आज मैं सोच रहा हूं, मैं बड़ा खुश हो रहा हूं सोच के कि मुझे 1 साल के बाद उस प्रोजेक्ट से 1 लाख रुपीस की रिटर्न आएगी, ठीक है, कि मैं ये खरीदूंगा, मैंने प्लान कर लिया, लेकिन पैसे की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर मैं 1 लाख से वो खरीद ही नहीं पा रहा चीज, मैं तो फिर वहीं के वहीं खड़ा हूं। ठीक है, तो इसीलिए 2 सेट्स में डिवाइड किया गया। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हमारे पास आएगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड,
एनपीवी, आईआरआर, एमआईआरआर, पीआई, ठीक है, एनपीवीआई नहीं है। इतनी टेक्निक्स हम लोग करेंगे, ठीक है जी। ये सारी की सारी टेक्निक्स हम लोग कवर करेंगे। एनपीवीए पुराने सिलेबस में थी, हाँ, पुराने सिलेबस में थी वाली क्या चीज़? एनपीवीए। हाँ, ये अलग है, एनपीवीआई अलग है। चलो जी, स्टार्ट करें फर्स्ट टेक्निक के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्लास, हाँ, इसका भी अभी सारी नहीं हो पाएगी टेक्निक, थोड़ी करवाऊंगा। हाँ, आज की, कल से 12:15 तक, 10:15 से 12:15। सुबह कॉस्टिंग 8 से 10 कॉस्टिंग, 10:15 से 12:15 एफएम, ठीक है। कल कॉस्टिंग करनी है, कल कॉस्टिंग का ही सोच के लेके आना सारा। तो खत्म करते हैं आपका बैठेगा सर को मेरे बैठ मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठने वाले बनो, सर वो तो अच्छी प्रैक्टिस कर मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, सर रख ले। ठीक है ना। फिर बाहर पेड़ के नीचे पढ़ेंगे, क्लासरूम्स तो ऑक्यूपाइड होंगे। एक में राघव सर की चलेगी, एक में फाउंडेशन की चल रही होगी क्लास। राघव सर ने किसको पढ़ाना? हम तो आपसे बढ़ते हैं, फिर आगे डेली बढ़ रहे होंगे। फिर सर ने मुझे कहना सर टाटा बाय बाय, बस हो गया। और वो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे खींच रहे हो। खींचने का मैंने कहाँ लेके जाना है खींच के, सर के पास पेड़ ही है। पेड़ के नीचे। चलो जी, अब ये जो टेक्निक है, अकाउंटिंग क्या है, जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हम उसकी बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स की अगर बात करें तो वहां पर हम रिटर्न किसे कहते हैं? प्रॉफिट सर रिटर्न जो हमें जनरेट करते हैं प्रॉफिट्स का, जो हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, हम उसे ही रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये एक लौती टेक्निक है जो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर बेस्ड है। बाकी जितनी टेक्निक्स आएंगी, कोई भी टेक्निक हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर बेस्ड नहीं होंगी। वो किस पर होंगी वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये टेक्निक हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर बेस्ड है। तो हमने क्या कहा इस टेक्निक से कि अगर मान लो कि आज मतलब जीरो पीरियड, मैंने इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपीज, इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज एक मैंने प्रोजेक्ट में लगा दिए, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट से मुझे प्रॉफिट क्या आएगा। ईयर 1 पे प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ईयर 2 पे मैं फिर से प्रॉफिट देखूंगा अपना कि मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा है। ईयर 3 पे अगेन आई विल सी द प्रॉफिट, ईयर 4 में प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट का मतलब क्या, कौन सा प्रॉफिट कह रहा है? प्रॉफिट फ्रॉम द रूटीन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम द रूटीन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। कि आपके जो रूटीन ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट है, अगर आप टी शर्ट बना रहे हो तो टी शर्ट को बेचकर आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। अपने कोर प्रोडक्ट को बेचकर आप कितना पैसा बना रहे हो। सो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न। इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लेंगे।
हाँ, नॉन ऑपरेटिंग वाले हम लोग यहां पर नहीं लेंगे। तो ये हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैं बेसिकली क्या देख रहा हूं कि मैंने आज अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, आज मैंने कुछ मनी लगाई है किसी प्रोजेक्ट में, तो उसको लगाने से मुझे बिजनेस में प्रॉफिट्स कितने होंगे, राइट? पैसा लगाने से प्रॉफिट कितना होगा। तो अब यहां पर मेरे पास ARR अगर मैं फॉर्मूला फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है, बताओ? ऊपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे, नीचे इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज रिटर्न आ जाएगी। ठीक है ना, मैंने कहा आज मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो उस 100 रुपीज को इन्वेस्ट करके आई अर्न 10 रुपीज, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी 10% की रिटर्न है। ठीक है ना, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है इसका, एवरेज एनुअल अर्निंग्स और प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इसको एवरेज क्यों करते हैं उस पर भी बात करेंगे, अब इसकी डिटेल में जाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो ARR मेरे पास क्या है, एवरेज एनुअल अर्निंग्स और प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, अब इसके एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में जाते हैं कि अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या कुछ हमारे पास हो सकता है, अब उसकी डिटेल करते हैं। अगर हम लोग अर्निंग्स की बात करें, अर्निंग्स मेरे पास दो तरीके की हो सकती है, एक कि हर साल मुझे इक्वल अर्निंग्स हो रही है और दूसरी कि मुझे अनइक्वल अर्निंग्स हो रही हैं, राइट? तो फर्स्ट मेरे पास केस क्या आएगा, इक्वल अर्निंग्स एवरी ईयर, इक्वल अर्निंग्स एवरी ईयर। और दूसरा केस मेरे पास क्या आएगा, अनइक्वल अर्निंग्स, अनइक्वल अर्निंग्स एवरी ईयर। ठीक है, मैं स्लो जाऊंगा बिल्कुल, कहीं पर भी तुम्हें लगे तो रोक देना, ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर पाएंगे। अब इक्वल अर्निंग्स एवरी ईयर का मतलब क्या हुआ कि मान लो ईयर 1 में 10,000 अर्न किया हमने, ईयर 2 में भी हम लोग 10,000 अर्न कर रहे हैं, ईयर 3 में भी हम लोग 10,000 और ईयर 4 में भी हम लोग 10,000 अर्न कर रहे हैं। तो मेरे पास एवरेज अर्निंग्स क्या आई यहां से, 10,000 ही आई, 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो हर साल की 10,000 की मेरी एवरेज अर्निंग्स है। अनइक्वल के केस में मैंने कहा ईयर 1 में हम 10,000 अर्न कर रहे हैं, ईयर 2 में 20,000 अर्न किया हमने, ईयर 3 में 30,000 अर्न किया है और ईयर 4 में 40,000 अर्न किया। तो एवरेज अर्निंग्स अब कैसे निकालोगे, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगी 25,000। ठीक है, तो एवरेज अर्निंग्स इस तरह से हमें निकालनी है।
क्लियर है यहां तक? अब लिख लो, पहले यहां तक लिख लो। लिख लिया सबने? अब यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज एनुअल अर्निंग्स की, तो कौन सी अर्निंग्स लेनी है? एवरेज तो लेनी है। टोटल अर्निंग्स। यहां पर हम लोग लेते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन, but before interest on long term loan, interest on long term debt। तो यहां पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को इंक्लूड नहीं करते, मतलब उसको हम लोगों ने माइनस नहीं करना। अगर इन केस आपको वो अर्निंग्स दे दे जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो आप क्या करोगे? फिर उसको ऐड बैक करेंगे। ठीक है, उसका एक बहुत लॉजिकल रीजनिंग भी है, बट वो अभी नहीं बता सकता मैं, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लेना है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दिखाऊं, ये लो, ये बनेगी स्टेटमेंट आपकी कि सेल यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, सेल्स आ गई। सेल्स में से आप अपनी सारी कॉस्ट माइनस करोगे, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन है, फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन है, सारी माइनस करके आपके पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा सीधा, और उसमें से टैक्स माइनस करोगे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि यहां तक तो सेम करते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट कैसे बनती है? अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि सेल्स माइनस जितनी भी मेरी टोटल कॉस्ट है, तो यहां से मेरे पास क्या आता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ठीक है, ये कॉस्ट कौन सी है? जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड मेरी जितनी कॉस्ट है, प्रोडक्ट से बनाने की कॉस्ट, सेल्स में से वो कम करने के पास बाद मेरी आती है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या? कि मेरे जो कोर ऑपरेशंस हैं उससे मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं। ठीक है, एक टी शर्ट बनाई मैंने, टी शर्ट को बेच के मेरे पास सेल वैल्यू क्या आ रही है, टी शर्ट को बनाने का और बेचने का खर्चा क्या था, वो सब माइनस करके मेरा EBIT आएगा, जिसे मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलता हूं। इसमें से मैं माइनस करता हूं कि अगर मैंने कोई बैंक से लोन ले रखा है, उस लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, माइनस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। पहले नहीं था। मैं टीवी देखता हूँ, फिर निगाह नीचे जाती तो सोई हुई है, मुझे भी नींद आने लगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट। तो यहां से मेरे पास क्या आता है? EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। उसके बाद हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं, फिर आता है मेरे पास EAT। ठीक है, ये होता है नॉर्मल। अब यहां पर हमने क्या कहा? यहां पर हम लोग ये वाली चीज जो है ये हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? EBIT आया, EBIT पे सीधा टैक्स पे किया और अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, वो वाली अर्निंग्स का हमने एवरेज करना है। फिर क्लियर होगी ये चीज? अगर आपको क्वेश्चन में वो अर्निंग्स जो है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट दे रखी हो, तो आपको वो ऐड बैक करनी है। तो सर इसका वो
बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर में एडजस्ट होगा, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। हमें ईबीटी दिया होगा, हमने उसमें पहले इंटरेस्ट ऐड करना है, फिर टैक्स माइनस। यस, फिर टैक्स माइनस करना है, अच्छा, फिर इंटरेस्ट ठीक है। अगर पैड दिया हुआ उसका कारण क्या है, जिन लोगों ने तो कर रखी है एफएम, तुमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा, ठीक है, वहां पे जब तुम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हो, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के टाइम पे तुम क्या करते हो, आई इंटू 1 माइनस टी करते हो। नेट ऑफ टैक्स, तो वहां पे जब तुमने रेट निकाल लिया तो वहां पे टैक्स का इंपैक्ट तुमने ऑलरेडी ले लिया उस इंटरेस्ट पे, तो इसलिए अगर यहां पर भी तुमने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, तुम टैक्स में उसका डबल इंपैक्ट ले जाओगे। बाद में समझाऊंगा, ये बोल रहा था सर, वो 1 माइनस टी वाली तो बात समझ आ गई। वो इनको बाद में समझाऊंगा, कोई नहीं। चलो कोई, ठीक है ना, बस अभी अभी के लिए इतना याद रखो। सर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कराएंगे तो पता नहीं, चलो वहाँ पे पूरा करा के जाओगे। चलो ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। तो ये वाले जो प्रॉफिट्स आए इनका करना है हमने एवरेज। सर मैं ये पूछ रही थी, अगर पैड दिया हुआ है तो उसमें वापस इंटरेस्ट ऐड करेंगे? अगर उसने माइनस किया है उसको ऑलरेडी, वो लिखेगा कि इंटरेस्ट इज ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड। पैड दिया तो हो सकता नहीं किया हो माइनस उसने, वो लिखेगा, वो स्पेसिफाई करेगा उस चीज में। ऐसा हो रखा है, एक कोई एमटीपी का क्वेश्चन था शायद, उसमें ऐसा ही हुआ था, उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज सब्ट्रैक्टेड, उन्होंने अर्निंग्स दी हुई थी, उन्होंने कहा था इंटरेस्ट ऑन डेट हैज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दोज अर्निंग्स, तो वो ऐड बैक करना था उसमें। वैसे नॉर्मल जो पैड होता है उसमें से तो डिडक्टेड ही होता है, अगर दे रखा हो तो फिर हम एज्यूम यही करके कि उसमें माइनस किया हुआ तो उसमें फिर हम ऐड बैक करेंगे। क्योंकि वो तो वैसे ही पूरी चीज़ घुमा के पूछता है। हाँ, इतना पार्ट क्लियर हो गया। किसी को अर्निंग्स में दिक्कत है कोई? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमने अर्निंग्स की तो बात कर ली कि हमने एवरेज एनुअल अर्निंग्स चाहिए हमें। अब बात करते हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेगमेंट जिसमें कि हम बात करेंगे अबाउट एवरेज इन्वेस्टमेंट। देखो ARR वैसे छोटी सी है, मैं फॉर्मूला बता के भी छोड़ सकता था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में जब तुम जाओगे ना उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि किसी क्वेश्चन में ARR कंबाइन होके आ जाए, उसमें फिर गलती का स्कोप नहीं हम छोड़ेंगे, हमें पता है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। 5-6 है ना तो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, तो इसलिए मैं हर टेक्निक की डिटेल में जाएंगे आराम से कि टेक्निक कहना क्या चाह रही है और कैसे करना है उसको। अब अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें ब्रॉडली हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक, पहला, वैसे एवरेज क्या होता है, जब अगर हमने नॉर्मल एवरेज लेना हो तो हम कैसे करते हैं, हम दो चीज़ों लेते हैं, एक ओपनिंग इन्वेस्टमेंट और एक क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके हम एवरेज करते हैं नॉर्मली, बट यहां पर हमने क्या कहा, वन ऑफ द वेज ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट इज टेक initial investment as average investment. Take initial investment as average investment. इसका मतलब क्या कि आपने जो पैसा 0 पीरियड पे लगाया, आज हमने पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट की हमने 10 लाख रुपीस की, राइट। अब हम कह रहे हैं कि ये मेरी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है और मैं कह रहा हूं कि मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट भी जो है दैट इज 10 लाख रुपीस। तो इस केस में अगर एवरेज करोगे तो वो बराबर ही आएगी, वो 10 लाख ही आएगी। तो कह रहा है जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आप इसी को एवरेज इन्वेस्टमेंट मान के सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। अब ये केस कहां पर होगा, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम कहां पर होगा, यहाँ पे कोई एडिशनल चेंज नहीं होगा,
चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं की, एडिशनल नहीं की, और withdraw नहीं किया। अगर डेप्रिसिएशन ही नहीं है मशीन पे लैंड पे, लैंड पे। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती ना, ठीक है। तो अगर ये वाला जो मेथड है ये कहां पर एप्लीकेबल होगा? ये होगा इफ देयर इज नो डेप्रिसिएशन, इफ देयर इज नो डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, क्लियर है। अब सेकंड केस में मैंने कहा इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, टेक एवरेज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप एवरेज इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, ठीक है। मान लो कि हमें उसने डेप्रिसिएशन कहा एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM बेसिस। अब मैंने कहा कि जीरो पीरियड पर हमने यहां पर कुछ इन्वेस्ट किया इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपीस, इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपीस। अब ये बताओ कि यहां पर फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यहां पर आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? क्या वो 10 लाख रुपीस ही होगी या आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 1 लाख रुपीस की, तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या आई? 9 लाख। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यहां पर आपने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की? 1 लाख। यहां पर भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 1 लाख, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रहे हैं, हम WDV मेथड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 लाख। अब अगर मुझे फर्स्ट ईयर की मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? 10 लाख प्लस 9 लाख डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट है क्लोजिंग, तो मैंने कहा जी 10 लाख रुपीस प्लस 9 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9,50,000। और इधर हमने क्या कहा? एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर सेकेंड ईयर की निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी। तो ये 9 लाख रुपीस अगले साल की ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, तो हमने क्या कहा? 9 लाख प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, 8,50,000। और अगर मुझे ओवर अ पीरियड, पूरे पीरियड की एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी हो 10 लाख प्लस 8 लाख 10 लाख प्लस 8 लाख डिवाइड बाय 2, 10 लाख प्लस 8 लाख, डिवाइड बाय 2। रीच और यूजर सर 9 लाख क्यों नहीं है? पूरे पीरियड की कह रहा हूं मैं, फर्स्ट ईयर की नहीं, सिर्फ पूरे 2 साल की। पूरे 2 साल की अगर हम लोग 2 इयर्स की देखेंगे तो ये मेरे पास ओपनिंग हो जाएगी, क्लोजिंग क्या होगी? ये वाली मेरे पास क्लोजिंग है, ठीक है ना। ये 8 लाख मेरे पास क्लोजिंग है, ये मेरे पास 10 लाख ओपनिंग है। पूरे 2 साल की ओवरऑल एवरेज निकाल रहा हूं मैं। रेलिवेंट तो सब नीचे वाली है ना, रेलिवेंट
क्या चीज़? एवरेज इन्वेस्टमेंट हाँ, over a period। करेंगे, वो भी करेंगे। अल्टीमेटली हमें ओवरऑल अगर पीरियड की बात करें, हम किस में देखना चाह रहे हैं? हम एक पीरियड के रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं या हम ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स? मान लो कि आज एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट आपने 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट टेकअप किया है, तो आप हर एक साल का रिजल्ट्स ARR देखना चाह रहे हो या ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स का ARR देखना चाह रहे हो? ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि आप रिजल्ट्स कितने पीरियड के देखना चाह रहे हो। जैसे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 5 साल का देखते हैं, हाँ, तो ये टोटल लगेगा। तो वो चीज़ है। तो फिर इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ एक साल की उठा के चलेंगे अगर एक हाँ पीरियड का देखना है। हाँ, चलो आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे इसको। इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को ही आगे लेकर जाऊंगा, अभी मैं ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने और आना था। ठीक है, तो आज इतना पार्ट ही करते हैं। सो लो थोड़ी देर, अब नींद पूरी कर लो। ठीक है, तो अब मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, फिर और नींद आएगी, फिर देखना अब पता नहीं नींद क्या होती है।